Program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। नाजरीन, पाकिस्तान को सितंबर 2013 में IMF की तरफ से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत एक $6.64 बिलियन का जो एक लोन मिला था, उसका नवा रिव्यू अभी रिसेंटली IMF ने कंप्लीट किया है पाकिस्तान के साथ। और उस रिव्यू में कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ अपने जो उनकी राय है उसको उस डिटेल रिपोर्ट में पेश किया गया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें वो पाकिस्तान की जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो काम किया गया है उससे वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। उसके बाद वो जो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए जो पाकिस्तान ने काम किया है उस पर भी काफ़ी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कि अभी भी जो है पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है और जिसकी वजह से जो है ग्रोथ और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो हैम्पर हो रही है। उसके साथ उन्होंने ये भी ज़िक्र किया है उसमें कि जो पाकिस्तान ने काम किया है मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसमें जो ग्रोथ है वो 3.7% से 4.2% हो गई है 2014-15 में। इसके बाद जो बजट डेफिसिट था वो भी 8.4% से कम होकर 5.4% ऑफ द GDP रह गया है, जो कि एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। मगर इसके साथ साथ जो जैसा मैंने कहा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्होंने शो किए हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि टैक्स एवेजन जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसके साथ जो GDP ग्रोथ का जो टारगेट है वो 5.5 की जगह उन्होंने 4.5% प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब। उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनके लॉसेस की वजह से काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जिसकी वजह से जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। उसके बाद जो पाकिस्तान बैंक से जो बोरोइंग कर रही है गवर्नमेंट, उससे भी जो है 60% जो है बोरोइंग वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैंक से कर रही है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर लैंडिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, जो कि अगेन इकॉनमी को जो है उनके हिसाब से नुकसान पहुंचा रहा है। FDI जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है, जिसको कि अगेन वो कहते हैं कि जिसके वजह से काफ़ी जो है इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो गई है जिस हो सकती है। और रियल GDP ग्रोथ के लिए वो कहते हैं कि टैक्स बेस को जो बढ़ाने का जो टारगेट है वो पाकिस्तान को उस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। मगर उसके साथ साथ जो एक अच्छी खबर उन्होंने दी है वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सितंबर 2015 में जो टारगेट्स दिए गए थे पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बजट डेफिसिट एंड इन टर्म्स ऑफ नेट डोमेस्टिक एसेट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस पर उन्होंने पाकिस्तान को वेवर दे दिया है कि ठीक है इसको आप बाद में भी इम्प्रूव कर ले। बट वो उन्होंने एक जो टारगेट था वो पाकिस्तान ने अचीव नहीं किया, बट उसे पाकिस्तान को वेवर दे दिया गया है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए और जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को सख्ती से कहा गया है। पाकिस्तान को कहा गया है कि उसको जो है उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू बेस है वो बढ़ाया जा सके और फिस्कल और बजट डेफिसिट को जो है कम किया जा सके, और जो बैरूनी कर्जा जात हैं और जो अंदरूनी कर्जा जात हैं उनको पे करने के लिए काफ़ी आराम से काम किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे अपनी प्रोग्राम में, और इन्हीं चीज़ों पे जायज़ा लेंगे कि इस डिटेल रिपोर्ट का इम्पैक्ट और गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान इस पे कैसे काम करेगा और क्या क्या कुछ करना चाहिए पाकिस्तान को इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, और हमारी फ़िस्कल पॉलिसी को किस तरह से मज़ीद अमेंड करना चाहिए ताकि हमको मज़ीद कोई नया मिनी बजट ना लाना पड़े बिकॉज ऑफ द IMF प्रेशर, जैसे कि $40 बिलियन का पहले हम लेके आए हैं कि उसको लगाना पड़ा लोगों के ऊपर। एक रिग्रेसिव टैक्सेशन का जो एक अमल शुरू हुआ है उसको करने के लिए ख़त्म करने के लिए हमें क्या मज़ीद करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ और देखेंगे कि कहाँ तक उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसको हैम्पर कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं जिनको हमको सही करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट जो है
ये अब IMF की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है और काफ़ी डिस्कशन इस पे किया जा रहा है। मगर इसके सबसे जो जो चीज़ मुझे थोड़ा सा समझनी है अपने एक्सपर्ट से सबसे ज़्यादा, वो ये कि उसमें बड़ा मिक्स्ड सिग्नल उन्होंने दिया है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की वजह से और सब्सिडीज़ जो कम की हैं पावर सेक्टर में पाकिस्तान ने, उससे जो है हमारा बजट डेफिसिट कम हुआ है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि टैक्स इवेजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है पाकिस्तान में। तो ये एक मिक्स्ड किस्म की बातें हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हम कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं और असल हकीकत और असल जायज़ा इसका किस तरह से लिया जाए। तो ये हमको देखना है और उसको देखना है कि कैसे इसको जो है हम इसको एड्रेस कर सकते हैं इन इश्यूज़ को। इसके बाद नाज़रीन अभी थोड़ा सा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। उसके बाद जब वापस आते हैं तो अपने एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि ये जो हमने अभी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि इनको कैसे एड्रेस किया जाए और गोइंग फॉरवर्ड कैसे काम किया जाए। वी विल जस्ट बी राइट बैक। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि हम 9th रिव्यू के IMF का जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे मौजूद हैं। शाहिद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ही सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान की बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं। इनके बहुत सारे तज्ज़िये हम TV पे सुनते रहते हैं। शाहिद साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। आप सुना बड़ा मुश्किल से पहुंच पाए हैं, बड़ा ट्रैफिक जैम है शहर में, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अच्छा लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट राइट नाउ। ये 9th रिव्यू में बड़ा मिक्स सिग्नल इन्होंने दिया है जो IMF ने। कुछ अच्छी बातें और कुछ अजीब सी बात है। ये भी कह एक तरफ कह रहे हैं टैक्स इवेजन हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं टैक्स बचा के ये बजट डेफिसिट ही बचा रहे हैं। और साथ साथ ये जो ये इन्होंने इस पर भी बड़ा जिक्र किया है कि जो हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज़ लाइक PIA और स्टील मिल, इसके बारे में ये कह रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज़ किया जाए और ताकि इसका बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं। तो आज इसके सिलसिले में बड़े एहतजाज भी हमारे मुल्क में शहर में और मुल्क में शुरू हो गए। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है और प्लीज़ इसके बारे में कुछ रोशनी हमें डालें कि ये इससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा निजकारी से, क्या निजकारी इज़ द ओनली सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स? प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पहले मैं आपसे बता दूँ कि IMF के जो कर्ज़े हैं लोगों को पता होना चाहिए, इसकी बुनियादी शर्त यह है कि आप इस पैसे को मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है। इसको आप कर्जे वापस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप क्या? इसको आप बजट नहीं, इससे ही कह रहे हैं कि आप अपनी टैक्सों की चोरी होने दें, उससे बजट खसारा होगा उसको पूरा कर लें। आप अपनी बरामदात मत बढ़ाइए, आप लग्जरी आइटम इंपोर्ट कर लें तो क्या होगा? तजारती खसारा। तो आप ट्रेड डेफिसिट के लिए लें। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए है। एक होता है कि इससे आप मईशत की शरह नमू तेज़ करें, वो नहीं है। यानी सो कॉल्ड मईशत को इस्तेहकाम बख्शें, ग्रोथ को छोड़ दें, तो ये तो पॉलिसी तबाहकुन है ना। मईशत ग्रो करेगी तो रोज़गार में। इन्होंने तो उसका वो जो आपका ग्रोथ का जो टारगेट है वो भी 5.5 से कह रहे हैं 4.5% कर दिया है। पहले ये 5.5 कह रहे हैं 4.5%। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई है उससे 4.5 से ज़्यादा नहीं होगा। और हमें ये पता है, IMF की पुरानी रिपोर्टों में भी लिखा है, आपको भी पता है कि अगर 7% से कम होती है तो इसका मतलब है कि गुर्बत बढ़ेगी। तो ये जो इसका 3 साला प्रोग्राम था IMF का, अगर इन 3 साल में आप 4.5 से नीचे रहते हैं, जो कि पिछले 40 वर्षों में अगर आप देखें तो 4.5 ही था, तो आप अगर 4.5 पे रहते हैं तो फिर ये प्रोग्राम तो फेल हो गया, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये प्रोग्राम अभी तक 11 प्रोग्राम आए हैं, 11 में से 7 नाकाम हो गए, कैंसिल हो गए, 2 पूरे किए। वो पूरे ही नहीं कर सके 7 जो है एग्जैक्टली। वो शराइत ऐसी होती है कि या आप मईशत को तबाह करें या पूरा कर दें। अब आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। अब मैं आपको जो इनकी शराइत हैं वो ये हैं कि आप मईशत को कंसोलिडेट करें, चाहे उससे अवाम का बेड़ा गर्क हो, कर्ज़े बढ़ें, कर्ज़े अदा करने की सलाहियत कम हो, उनको परवाह नहीं है। अब आपने PIA की बात की। देखिए PIA एक कौमी इदारा है जी, मुस्लिम लीग नून का मंशूर, जिसकी बुनियाद पर वो मुंतखब हुए हैं, उसमें ये लिखा है कि PIA की निजकारी नहीं की जाएगी। तो अगर 2013 में मुस्लिम लीग नून जिस मंशूर पर आई उसमें तो ये था कि हम इसको खित्ते का मुमताज़ इदारा बनाएंगे। तो अगर आपने खित्ते का
इदारा मुमताज़ बनाना था तो आप उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसमें कैपिटल लाएंगे, उसमें नए जहाज़ लाएंगे। नए जहाज़ तो लेके आए मगर ये लोग कितने लाए भाई? कहते हैं 18 से हमने उसको 36 कर दिया। क्या हो गया? तो आप ये देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि इनके पास गारंटीड बिजनेस है। आप देखिए उम्रा करने लोग जाते हैं, मैनचेस्टर में पाकिस्तानी है, दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, बहरीन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में पाकिस्तानी 40 लाख बाहर हैं। तो यहाँ से भी फिर ट्रैवलिंग में भी जाते हैं। तो ये सब लोग उम्रे का बिज़नेस, हज का बिज़नेस, ये तो बिज़नेस इतना है कि इसका दुगना होना चाहिए। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब मुझे 2 हाथ दिए प्रोड्यूस करने के लिए, एक दिया कंज्यूम करने के लिए मुँह, वही पाकिस्तान को बेतहाशा वसाइल दिए हैं। तो हमें तो ये देखना है कि हम ये इन जहाज़ों को दुगना करें, हम PIA के स्टाफ को बढ़ाएं, काबिल जो कॉम्पिटेंट लोग हैं निकालने के लिए नहीं है, वो तो आप अपनी मईशत को सुखे लड़ाएं। तो फिर मगर ये था कि अगर ये आज के निष्कारी की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल ये होगा 2013 में आपको नहीं पता था कि कितना लॉस है? आपने सवाल में बताया, इन्होंने IMF से दबाव पे उनको लिख के दे दिया है। एक्चुअली पहले से उन्होंने उसको एग्री कर लिया है, लिख के दिया है राइटिंग में। जी, 19 अगस्त 2013 जो आपके लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा, दरखास्त करूँगा कि आप IMF की वेबसाइट पर चले जाइए। ओके, वहाँ पर एक लेटर लगा जिस पर डॉक्टर साहब के दस्तखत है 19 अगस्त 2013 कि हम इसकी निजकारी करेंगे। तो ये तो आप उनके अहकामात मान रहे हैं, मईशत को तो नहीं पूरा कर रहे हैं। तो ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, मगर एक इसमें पहलू ये भी है कि पर एयरक्राफ्ट जो एक नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए वो हमारे यहाँ एक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड उससे बहुत ज़्यादा है। तो रिडंडेंट लोगों को निकाल देने में कोई गलत बात तो नहीं है इसमें आपका क्या वो टेक है? पहली तो ये कि ये क्या फैसला रिडंडेंट को निकालेंगे? हमने तो ये देखा कि लोगों को निकालते हैं और बाद में 15 गुना तनख्वाह पे कुछ लोग रख लेते हैं, तो उनका जो स्टाफ का एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं होता। एक तो ये बात, वही जो माजी में भी यही हुआ, जो बैंक के जब प्राइवेटाइज हुए उन्होंने भी यही किया। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये था कि मैंने अभी आपसे एक अर्ज़ किया था कि हमारे पास गारंटीड बिजनेस है, तो उस बिज़नेस को जो आप लोग दे रहे हैं आपको पाकिस्तानी भाई, तो आप ये देखिए कि कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप फंड्स अरेंज करके जहाज़ लाइए। एक चीज़। दूसरे की ये बड़ा धोखे देने की बात है कि जी पर क्या है, देखिए हर एक कंपनी की एक पॉलिसी होती है। कुछ लोग बहुत सी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर देते हैं, आजकल एक ज़माना है ना, तो वो निकाल के तो आपने कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि इनके पास फाजिल लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं, उनका कसूर नहीं है। कुछ जाली डिग्री के लोग हैं, वो मैट्रिक की डिग्री भी जाली है उनकी, उनको तो आप कर नहीं रहे। तो पहले तो आप ये क्रिमिनल्स जो थे जाली डिग्री वाले वो निकालते, तो वो तो नहीं निकाले इन्होंने। मगर ये लोग ये कहते हैं शायद साहब कि 26% जो स्टेक है वो हम किसी एक फॉरेन या किसी एक बायर को देंगे जो कि उसमें इन्वेस्ट करेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। हाँ। तो अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट आई वुड से, तो इसमें क्या बुराई है? इसलिए कि दिल में तो आपको भी पता है कि बुराई है, ठीक है ना। मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। बुराई ये है कि आप उसके साथ उसको मैनेजमेंट भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए आपके पास 75% शेयर है, हुकूमत के पास, मेरे पास 26 है, और मालिक मैं हूँ, फैसले मैं कर रहा हूँ किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको ठेका देना है, किसको नहीं देना, कौन सा। तो फिर आप मैनेजमेंट भी तो दे रहे हैं ना उनको। देखिए जितनी पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन है शुरू में 26% पे ही हुई है, ये खेल है, धोखा है। जितनी प्राइवेटाइजेशन पहले हुई है वो 26% पे दिया गया था। फिर बाद में आप देखें अभी हबीब बैंक के, आपको याद है पिछले साल यूनाइटेड बैंक के वो शेयर्स हमने बेचे हैं ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो हबीब बैंक तो 2003 में प्राइवेटाइज हुआ था, तो आप क्यों बेच रहे हैं? तो वो शेयर्स इस तरह होता है। लाइट बैंक के भी इसी तरह से हुए। लाइट बैंक तो 2-3 दफ़ा इन्होंने उसको बार बार बेचने की नहीं, वो हुआ था कि उसमें 6 अरब का फ्रॉड हो गया। जी जी बिल्कुल। उस नुकसान को पूरा करना था, तो इन्होंने किसी आदमी से कहा कि ये 6 अरब जो हैं आप इसमें लगा दें, यानी मुझे आप एक मकान को कह रहे हैं कि जी आप फ्री में ले लें, सिर्फ इसकी रिपेयर कर दें, तो फ्री में दे दिया। तो ये PIA का, कमिंग बैक टू PIA, इसका हल क्या है और इसका सही डायरेक्शन क्या आपके ख्याल से करना चाहिए इनको PIA के लिए? क्या कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट इसको गवर्नमेंट एंटिटी रखते हुए लोकल मैनेजमेंट क्वालिफाइड लोग ला के लगाए जाएँ ताकि जो उसको अच्छी तरह रन कर सकें? इसका जवाब मैं आपको दे दूँ। सवाल ये है कि पहला तो सवाल ये पूछना चाहिए आपको नवाज शरीफ साहब से कि आपने अपने मंशूर में लिखा था हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, तो आपके पास कौन सा नुस्खा था? वो तो बिजली बिल आ रहे थे 6 महीने में, तो वो तो पूछने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं। अच्छा, ये आपने बात की। अब मैं दूसरा जवाब दे दूँ। मैं एक प्रोग्राम में था प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन के साथ, मोहम्मद जुबैर साहब जो है जी, चेयरमैन साहब के साथ था जी। तो मैंने चेयरमैन साहब से ये कहा कि भाई आप वो यहाँ भी होते थे, आपको पता है जी मुझे, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप इसको क्यों बेच रहे हैं, मैं इसको मुनाफे में ला के दिखाता हूँ आपको। रिकॉर्डेड बयान है वो तो लाइव। उसमें उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है, मैं भी मुनाफे में ला सकता हूँ, ये मैं भी मुनाफे में ला सकता हूँ, आप क्या लेंगे? मगर फिर क्यों कर रहे हैं? कहता मुझे डर ये है कि 2018 में
अगर हमारी हुकूमत बदली, पीपल्स पार्टी आई, तो वो फिर इसको खा जाएगी। तो मैं उस नुकसान को बचा रहा हूँ। तो अब मेरा सवाल ये है, क्या इस बुनियाद पर प्राइवेटाइज हो सकती है कि अगली हुकूमत इसको तबाह कर देगी, तो इसलिए आज बेच दो? तो अगर चलो बेचो तो पहले मुनाफे में ला तो ले आओ ना, मुनाफे में ला के बेच दो ताकि इसकी कीमत ज़्यादा मिले। फिर जब मुनाफे में आ जाएगी फिर हम आपको पकड़ेंगे कि जी आप कैसे बेच सकते हैं, हम देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उन्होंने क्या दिया, इसी निजकारी के चेयरमैन ने, कि हम इसको मुनाफे में, हमें टीवी ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम पे उन्होंने मैंने कहा जी मैं मुनाफे में ला सकता हूँ, बना के दे देता हूँ, नौकरी नहीं मांगी मैंने कहा जी मैं आपको बना के देता हूँ, उस पर अमल करें, ये प्रॉफिट में आ जाएगा। अच्छा, अगर गल्फ कंट्रीज में भी देखें तो सारी जो है वो नेशनल फ्लैग कैरियर्स जो है वो अपने गवर्नमेंट ओन्ड है। तो आई थिंक एक फ्लैग कैरियर का होना भी एक प्रेस्टीज की निशानी है, जो कि एक बड़ा ज़रूरी अमल है, जो एक बड़ा ज़रूरी अमल है। इसको देखते हुए हमें आई थिंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस एंटिटी इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट। कौमी एयरलाइन है। मैं आपको बता दूं, आप तो यंग एज है, एक ज़माने में पाकिस्तान को लोग कहाँ से जानते थे आपको बताऊं? PIA, क्रिकेट, बिल्कुल, और वापडा, ठीक है, और स्क्वाश भी, जहांगीर खान, स्क्वाश। लेकिन स्क्वाश में असल में बहुत पॉपुलर पब्लिक में नहीं है, क्रिकेट हर जगह देखते हैं ना। स्क्वाश में हमारा फ़ख्र था, जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये क्रिकेट, वापडा और PIA, इससे लोग जानते थे। PIA वाज द फर्स्ट एयरलाइन जिसने कि ऑन स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो है वो ऑन फ्लाइट सबसे पहले दुनिया में लेके आई थी जी। और एक और ये बिल्कुल सही, एक और बता दूं, आज गल्फ की जो बड़ी एयरलाइन वो हमने ही स्टार्ट करा। मैं उस वक्त मैं भी इन्वॉल्व था किसी चीज़ों में, हमने स्टार्ट करके दिया, फाइनेंस साइड पे मैं भी इन्वॉल्व था। तो ये तो पाकिस्तान ने उनको सब बना के दिया है, तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। अब ये जो एहतजाज कर रहे हैं, देखिए ये कोई 10-5 हज़ार लोग तो नहीं है ना। अब ये अगर इतने ऑफिस बंद कर देते हैं, जो कर दिया है, वो उसके बाद जो है ना, वो कहते हैं जी ताला लगा दिया, उसके बाद फ़्लाइट नहीं जाएगी। आप देखिए आपके एसेट्स, यानी हम कितना उसको डुबो रहे हैं एयरलाइन को। मैं तो कहता हूँ कि आप उनके नुमाइंदों को बैठा के बैठ जाएं और कमरे से उस वक्त तक नहीं निकलें जब तक फैसला ना हो जाए। देखिए वो या तो गद्दार तो नहीं है, पाकिस्तानी है ना। आप ये चेयरमैन साहब बैठे हैं एंटी करप्शन वाले, वो जो एंटी कैंपेन चला रहे हैं, उनसे ये है भाई आपका भी मुल्क है, मेरा अकेले का तो नहीं है ना। तो हमें इस मुल्क को बचाना है। आप बताइए आप कैसे मुनाफे में लाएंगे, क्या स्कीम है, हमारे पास क्या है, हमें क्या आपस उनको बताएंगे जी ये प्रॉब्लम है, बगैर ठीक नहीं हो सकती, चलो। लेकिन बात तो करो, बात करें उनसे अनकंडीशनल। आप उनसे कहते हैं जी ये तो फैसला तो हो गया कि हम करेंगे, अब आ जाओ, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बात ही नहीं करता। ये तरीका नहीं है। आप उनको कहिए कि भाई ये इदारा है, इसको बचाना है ना। और मुझे पता है कि उनके पास भी प्रपोजल्स हैं, मुझसे उन्होंने डिस्कस किया है, मेरे पास प्रपोजल्स हैं। तो हम कर सकते हैं। मोटी मोटी 3-4 चीज़ें देखिए तो 1, 2, 3, 4 क्या हमें करना चाहिए इसको चाहे, क्योंकि एहतजाज ही बहुत हो रहा है। अब कल से उसको फरवरी से ये भी कह रहे हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन ही बंद हो जाएगा। तो क्या चीज़ जो कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ख़ासतौर पर जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का जो बिल है वो तो वैसे भी जो अपोजिशन है वो पास करने पर राजी नहीं है। वो तो हो जाएगा, उनके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट से वो कह रहे हैं कि उसको शायद ना कर सकते, सब हो जाता है। देखिए मैं किसी पे नहीं कह रहा। मुस्लिम जो पीपल्स पार्टी है वो अपने ज़माने में PIA की निजकारी की मंजूरी दे चुकी है। अच्छा, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। PIA ने की निजकारी पीपल्स पार्टी, आज वो अपोज कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और स्टील मिल के ज़माने तो रज़ा रब्बानी साहब जो चेयरमैन ने तो ये कहा था और माई डेड बॉडी। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड पर है, इन्होंने भी अपनी निजकारी की अप्रूवल दी हुई है और IMF से कहा हम निजकारी करेंगे। चलो आज अगर इसलाह कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। बात ये थी कि हम तो एक बात जानते हैं इसको कि ये इदारा है। आप एक जो मैंने कहा था 1-1.5 साल पहले, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक कॉम्पिटेंट चेयरमैन सेलेक्ट करें जिसको इसका तजर्बा हो और एविएशन इंडस्ट्री का तजर्बा जी, और एक कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको कहें अभी हमने आपको नॉमिनेट किया, अभी हुए नहीं आप ये करिए कि 15 दिन से 1 महीने में एक फिजिबिलिटी बनाइए कि क्या आप ये गारंटी करते हैं कि इस फिजिबिलिटी अमल करें तो आप इसको 1 साल में मुनाफे में ले आएंगे। अगर आप कहते नहीं लाएंगे तो फिर आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो वो तैयार थे ऐसे लोग, जी हम लाएंगे। आप वो उनके साथ कहिए कि आप लाएंगे। अब आप एक फिजिबिलिटी बनाइए, हम आपको अपॉइंट करते हैं, आप अप्रूवल दीजिए और हम क्वार्टरली बेसिस पर उसको मॉनिटर करेंगे। तो हमें पता है कि ये माजी में भी प्रॉफिट में आ चुका था, आगे भी आएगा, लेकिन आप वो लिख के दे चुके हैं, आप बेचैन हैं उसको प्राइवेटाइज करने के लिए। तो यही चीज़ अगर वो 26% स्टेक पे, जैसे जब भी हम सुनते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन साहब वो यही बात करते हैं कि हम यही गारंटी ले रहे हैं कि जो भी कंपनी आएगी वो इन्वेस्ट करेगी और वो उसको इतना कैपिटल इंजेक्ट करके उसको प्रॉफिट में लेके आएगी। तो वो यही प्लान जो आप कह रहे हैं वो ज़रा दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें फ़र्क क्या है? अल्फाजों का खेल रहे हैं। मैं आपको जब ये उन्होंने, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पर बता देता हूँ, बिल्कुल रिकॉर्ड पे, कल को कोई भी पकड़ सकता है, क्योंकि अहम बात है ना। जब डार साहब ने ये कहा
कि ये 26% पर हम ये कर रहे हैं और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को हम कर रहे हैं। ये डार साहब का बयान आ गया, उसके बाद पीआईए के चेयरमैन ने कहा था इसकी निजकारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, उसके बाद कहा, और आईएमएफ को भी कहा हुआ आपने। तो ये तो देखिए 26% सेल, मैं रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ, टू ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, और उसको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यही प्राइवेटाइजेशन है और क्या है? यही प्राइवेटाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, आप 75% शेयर देके अपने यूं हाथ बांध के बैठे हैं, वो फैसले कर रहे हैं अपने सारे, तो यही प्राइवेटाइजेशन। तो अल्फाजों से खेल क्या कि यानी किसको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप कहें जी हम निजकारी करना चाहते हैं, हमने लिख के दे दिया आईएमएफ को। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 19 अगस्त 2013 उनकी वेबसाइट पर आप कह रहे हैं मौजूद, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हम इसकी पीआईए स्टील मिल, हम इतने इदारों की निजकारी करेंगे, हम बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे। उसमें एक और जुमला भी लिखा, अगर आप पूछना चाहते हैं, लेकिन ज़रा सा फिर वो बात ऐसी हो जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि चारों सूबों की विज़राए आला एंडोर्स किया है, मेरे ख्याल से नहीं साहब एंडोर्स नहीं किया, उस फैसले में शरीक है और उसमें। दिलो जान से उसको फैसले में, और अब जो है वो उस पर अपोज भी कर रहे हैं, साथ से टीवी पे अंदर से तो कर चुके हैं। ये भी लिखा है कि इनकी जो लीडरशिप है, यानी चीफ मिनिस्टर जो है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सीसीआई का जो वो कहता है जी उसकी मंजूरी है हमारे पास। वो लोग तो कहते हैं सीसीआई में कभी इसको लाया ही नहीं किया, और उसके बगैर ही जो है इसको, बल्कि बड़ी अजीब सी एक बात लगी कि इसका सिर्फ एल से सी तो किया है, क्या सी से एल तो किया है, मतलब इट साउंडेड वेरी फनी। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उसको कॉर्पोरेशन से लिमिटेड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, निजकारी तो है ये, इसमें तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि इन्होंने, मेरे पास लेटर है, आप कहते तो मैं ले आता, मैं दिखा देता ऐसे, उसमें दस्तखत पे है इनके कि हमने इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल ले ली है, लिखा हुआ है उस पर। डार साहब के दस्तखत हैं, गवर्नर स्टेट बैंक के। मैंने जब इनकी पार्टी की लीडरशिप से बात की, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किसी हालिया मीटिंग में ये आया ही नहीं है। इनके जो लफ्ज़ हैं वो भी मैं बता दूं कि एक हालिया मीटिंग में हुआ क्या था कि उन्होंने, आईएमएफ ने कहा था कि पिछली हुकूमत ने ये एग्री किया हुआ है, हम उसको नहीं मानते, हम जिस हुकूमत से एग्रीमेंट कर रहे हैं उसकी अप्रूवल चाहिए। इन्होंने लिख के दे दिया कि इस हुकूमत के दौर में हालिया फैसला हो गया। मैंने मिनट्स पर चेक कराई तो वो उसमें नहीं आया, लेकिन ये ना इसमें कोर्ट में जा रहे हैं ये अपोजिशन वाले, ना वहाँ पर उनको पकड़ना है कि भाई आपने तो वहाँ लिख के दिया वो झूठा है, ना ये एंटी कैंपेन चला रहे हैं, ये भी शोर कर रहे हैं। इनको मैंने कहा कि भाई ये लेटर है तो आप इसको लेके आगे क्यों नहीं आगे? सिर्फ शोर, सिर्फ टीवी पे शोर मचाने से तो फायदा नहीं होगा। आप ये दिखाएं, कोर्ट में जाएं कि जी ये लेटर है, आप इनको कहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल दिखा। देखिए अब ये जो अमला है, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि मेरी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। मुझे ये पता है कि मेरी कौमी एयरलाइन को मैं गैर मुल्कियों को नहीं देना चाहता, गैर मुल्कियों को मैं नहीं देना चाहता, मेरी एयरलाइन है। आप अगर किसी अच्छे पाकिस्तानी को दे दें जो कि इसको चलाने का तजर्बा रखता हो, जो पैसे भी लाए, जो है उनके बाहर पड़े हैं यहाँ ले आए, दे दें उसको, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम पाकिस्तानी को तो दे ना, और वो गारंटी दे, जैसे आपने कहा प्लान बना के तो बना के देना पड़ेगा, ठीक है उसको करके देंगे। उसमें तो ये होगा अगर आप फेल, अगर आप इसको मुनाफे में नहीं ला सके तो हम ये कैंसिल कर दें। भाई मेरी गुजारिश ये है कि मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, हम नहीं इसका इंटरेस्ट नहीं लेंगे और मसलहत का शिकार हो जाएंगे। मुझे ये पसंद नहीं है कि ये नुकसान में जाए, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो आदमी जो आएगा वो कितना, हमसे ज़्यादा क्यों काबिल है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप सब मिलके, कि मेरा काम है टेक्सटाइल और चमड़ा, बाकी बैंक चलाने, यूनाइटेड बैंक फॉरेनर्स, फार्मास्यूटिकल फॉरेनर्स, ऑटोमोबाइल्स फॉरेनर्स, बसें हम चलाएंगे सिर्फ, बसें, चमड़ा और टेक्सटाइल। एग्जैक्टली नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जब मैंने आज़ादी इसलिए तो नहीं ली थी, मैंने तो आज़ादी ली थी कि इस मुल्क को लेके हम साइंस और टेक्नोलॉजी, हम रिसर्च, ये सब चीज़ें लेके इस मुल्क को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मेरा एतराज़ जो है वो ये है, मेरी ये कौमी एयरलाइन है, मेरी ये स्टील मिल है, मेरा पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, मैं इसको नहीं जानता। करंट सिनारियो में शाहिद साहब जो मुझे वज़ीर आज़म साहब का स्टांस नज़र आ रहा है, जितने कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो वो फैसले कर रहे हैं आजकल वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो निजकारी है ये शायद पीआईए की मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसके नुकसानात हमारी मईशत पे बहुत, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए क्या एक कि अपोजिशन तो जैसे आपने कहा वो खुद शामिल है इसके अंदर, तो हम तो फिर लग रहा है कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब आपने जो एनालिसिस की है ये मुझे खौफ है, यही खौफ मुझे भी है कि उनका स्टांस नजर आ रहा है, वो फैसले जिस तरह कर रहे हैं और जिस तरह एक डायरेक्शन जा रही है, तो लग तो ये अगर आज ये कोर्ट में चले जाएं अपोजिशन वाले, ये चले जाएं कि जी ये लेटर है, आप इनसे पूछें जो कमिटमेंट गारंटी इस पर कर्जा लिया गया है, आप ये अप्रूवल दिखा दें काउंसिल ऑफ, इसमें लिखा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक हालिया मीटिंग में मंजूरी दे दी है। अगर नहीं दी, देखिए पीआईए इज एसेट ऑफ द 4 प्रोविंसेस, बिल्कुल चारों प्रोविंसेस की मंजूरी के बगैर आप इसको नहीं बेच सकते। क्योंकि होगा क्या, ये इसको लोगों को निकाला जाएगा। और मेरे पास ये भी है, मैंने जो पढ़ा है, देखिए मैं आपको बता दूँ, अब आप पूछना ही चाहते हैं, वो जो लेटर दिया गया है
उसमें ये कहा गया है कि अमले को निकाला जाएगा और 250 अरब रुपए इस काम के लिए रखे गए हैं, कचरे को साफ करने के लिए। देखिए ये उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको अपनी तरफ से। मुझे एक बात और बताएं कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि किसी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को हम भेजते जो पाकिस्तानी हो, जो अच्छा प्लान ही बना ले, तो मेरा ज़ाती ख्याल, जो मेरा कॉर्पोरेट थोड़ा एक्सपीरियंस है, लोगों को निकाला तो फिर भी जाएगा, क्योंकि ओवर स्टाफ तो PIA है, तो लोगों को निकालना तो इनएविटेबल है ही है। नहीं है ना, या तो फ्लीट इतनी बढ़ा दी जाए। मैं आपसे वही कर रहा हूँ कि जब मैंने जो बात की थी कि फिजिबिलिटी ये है कि देखिए हम आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब किसी कंपनी की हम फिजिबिलिटी बनाते हैं, हम ये कहते हैं हमारी मार्केट पोटेंशियल ये है, आपको उस मार्केट पोटेंशियल से अपने आप को मैच करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ये 40 लाख पाकिस्तानी हैं, ये 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनमें ये उम्रा करने जाते हैं, 3-3 दफ़े उम्रा करते हैं, कितने उम्रे का ज़रा देख तो लीजिए। फिर ये हम अब बाहर से 18 इस साल आपको पता है 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ रही हैं। जी बिल्कुल जी। तो वो जो 20 अरब डॉलर भेज रहे हैं वो ये भी तो कहते हैं अब्बू जान बेटे आप ज़रा आ जाओ मेरे घर रह के जाओ। तो ये ट्रैवलिंग हो रही है UAE में, सऊदी अरेबिया में, रियाद में, दम्माम में, कतर में, बहरीन में, लंदन में, मैनचेस्टर में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में। बट सर राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली बात तो वो तो बाद में होगा, पहले तो आप ये फिजिबिलिटी बनाओ कि जो पाकिस्तान, जो आपके सवाल का जवाब कि मेरे पास ये पोटेंशियलिटी है, इसके लिए मुझे जो है बनाना है, कितने जहाज़ चाहिए, अच्छा इतने जहाज़ आ गए, इसके लिए कितना सरमाया चाहिए, फिर कितना प्रॉफिट होगा। कहता जी ये तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, कहना रिटर्न इक्विटी कितनी होगी, कहना जी 18% होगी और शेयर्स भी ऊपर जाएंगे, तो बिस्मिल्लाह करें। फिर देखिए एशिया में सिर्फ एशिया से 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट बाहर गया है, एशिया से, दुनिया का नहीं। तो हमारी आबादी एशिया में अच्छी परसेंटेज है, और हम ये भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे पुरकोशिश मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा सरमाए का माहौल सबसे बड़ा है। तो ये 20% की जो फिजिबिलिटी है, ये ज़रा जाएँ और ये कहें कि जनाब ये है, आप इसमें लगाएं, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरा कहना ये, आप तो ये कह रहे हैं कि ये डूब रहा है, इसको और डूबने दें, इसकी गर्दन पे मैं पैर रख के खड़ा हो जाऊं और उसको अंदर दबा दूं मैं। फिर ये तो करना तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये आपने ये फैसला तो करें कि पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी क्या है, फिर जहाज की बात करें। इन्होंने तो लैंडिंग राइट्स भी बहुत सारी फॉरेन एयरलाइंस को ऑलरेडी भेज दी है, क्यों दिए उनको भी? अब वो भी इसको रिवोक करना, जो आप एक बात कर रहे हैं, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल तो वैसे ही कम हो गया, क्योंकि वो सारा प्लान इसी का ही बेचने का ही है कि उसको वो भी उन्होंने वहाँ से लिमिट कर दिया इसको कि अब डोमेस्टिकली भी जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रैवल कर रही है। देखिए आप ये सही बात कर रहे हैं, मगर मैं फिर बताऊँगा कि आप अपनी जो जानने वाली फैमिली है उनसे ज़रा ये पूछें कि 90 की दहार में कितने दफ़े उम्र के लोग गए थे, आज कितने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। वो बड़ा गलत फैसला हुआ, मुझे भी तकलीफ हुई, वो फैसला पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था। मैंने तो कहा आज जो पोटेंशियलिटी है अभी एग्जिस्टिंग के बावजूद जो पोटेंशियल, कितने लोग आप जरा देखें तो सही नहीं, कितने टूरिस्ट जा रहे हैं यहाँ से अपने रिश्तेदारों से मिलने, फिर वो आते हैं, वो भी तो आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, वो भी आ रहे हैं। तो ये ज़रा हिसाब तो लगाए ना, बिजनेस बहुत है, खुदा के लिए बिजनेस बहुत है, इस बिजनेस को पकड़ें, एयरलाइन से इसको आगे लेकर आए। तो इसाक डार साहब को क्या करना चाहिए इस सिलसिले में कि वो जाके IMF से क्या कहें जब भी वो जाते हैं? वो इस दफ़ा भी जो है वो 498 मिलियन रुपए डॉलर की वो ट्रांच लेके आ गए। इज दिस अ सक्सेस फैक्टर फॉर हिम? दिस व्हाट इज इनके लिए सक्सेस फैक्टर ये बन गया कि हर दफ़ा की जो किस्त है उनको मिल जाए। तो मतलब IMF का तो मकसद सिर्फ ये है कि उनके पैसे उनको वापस मिल जाने का। मैं इससे मुत्तफिक कभी भी नहीं रहा। अच्छा ओके, उनका सिर्फ एक मकसद है कि जो उनके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं यूरोप अमेरिका, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं ना कि अभी तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जब भी तो वेवर मिले जा रहे हैं पाकिस्तान, इसलिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान। हम इससे मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, यूनान का अशर आपको पता क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। यूनान वॉर ऑन टेरर नहीं लड़ रहा था, मैं फ़र्क बता रहा हूँ, हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जब तक पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है, हमारे बहादुर अफवाज शहीद हो रहे हैं, उस वक्त तक हुकूमत को कमज़ोर ना करें। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उस वक्त तक वो इस हुकूमत को अगर आज ये क्या किस्त नहीं दे रहे तो परेशानी शुरू हो जाएगी। नीचे तक नवाज शरीफ एक बयान देगा मैं बहुत परेशान हूँ, तो लोग कहेंगे भाई तुम परेशान हो तो अब IMF नहीं दे रहा तो फिर लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि 112 अरब डॉलर का नुकसान हुआ वॉर ऑन टेरर में आपको। तो ये वेवर इस सिलसिले में हमको मिले चले जा रहे हैं कि वो देखिए मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, पहले कभी वेवर नहीं मिलते थे, वो तो प्रोग्राम खत्म। मैंने बताया ना 11 में से 7 कैंसिल हुए। आपको बता दूँ, देखिए मैं रिकॉर्ड पर 26 सितंबर 2009 फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो बना था, जिसने IMF को कर्जा दिया, वो पता क्या था, उसमें लैंग्वेज क्या है रिकॉर्ड पे बताओ। उसके बाद बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा, हमने पाकिस्तान से कहा कि हम आपको IMF से कर्जा इसके बदले दिला रहे हैं कि आप वॉर ऑन टेरर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक लड़ेंगे, ये उसका इनाम है। अब ये रिकॉर्ड पे बयान है तो मैं क्या करूं? ठीक है, दूसरी फिगर आपको बात का जवाब दे दूं, 1980, 2008
28 साल हो गए। 28 साल में हमें अब कर्जे मिले टोटल IMF से $6 अरब। 28 साल में $6 अरब। 2008 दिसंबर से आज तक आपको मिल चुके हैं $10 अरब। तो कितने गुना हो गए? 28 गुना। देखिए 28 साल में 6 अरब और 7 साल में 10 अरब। क्यों? वो तो 28 साल में थे। तो ये किस चीज़ का बदला है? शायद साहब बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही आपके साथ। अभी बहुत कुछ हमें और डिस्कस करना था, बट टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हमारी हुई शाहिद साहब के साथ, जिसमें उन्होंने हमको बहुत अहम इंसाइट्स दिए कि PIA के साथ क्या किया जा रहा है, क्यों उसको निजकारी की तरफ ले जाया जा रहा है, और उन्होंने हमको ये भी बताया कि उसको हमें निजकारी से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसमें बहुत पोटेंशियल है PIA में, उसको हमें किसी फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं देना चाहिए। अगर इसको निजकारी करनी है तो किसी पाकिस्तानी इन्वेस्टर को दिया जाए जो कि एक प्लान के साथ आए और जो कि हमको बताए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग इन फोकस। इसके साथ ही इन फोकस की टीम को और मुझको इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।